Hello, good morning, students. Welcome to Wisdom Defense Academy. I am Priyanka Chaudhary, your chemistry educator. तो आज हम टॉपिक फर्स्ट लेने वाले हैं केमिस्ट्री का, विच इज़ मैटर. ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का. इसमें बहुत सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे, बहुत सारी चीज़ में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं कि हम आज एक्चुअली में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो इंट्रोडक्शन बेसिकली मैटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है उसका डेफिनेशन वगैरह, कुछ फेजेस ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं उसके बारे में. फिर क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण जो कि दो तरीके से किया गया है, फिजिकल कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन. दो हिस्सों में हमने क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया है. उसमें फिर फिजिकल कंपोजिशन में जो फेजेस होते हैं डिफरेंट मैटर के, उसको हम कवर करेंगे. सॉलिड, लिक्विड, गैस, जनरल कंसेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है. मैंने कोशिश की है हर चीज़ टैबुलर फॉर्म में डालने की, ताकि हम टेबल के थ्रू हर चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकें, समझ सकें सब में छोटे छोटे क्या क्या डिफरेंसेस हैं. केमिकल कंपोजिशन में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसको भी बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. देन 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, उसके बाद मिक्सचर्स आ जाएंगे, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. इसको भी हमने एक टैबुलर फॉर्म में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. लास्ट में आ जाएगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. अब ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें टोटल 11 टेक्निक्स है आपके सिलेबस में. तो हम सारी टेक्निक्स को वन बाय वन विथ डायग्राम और जो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है सबके अंदर, उसको अच्छे से पढ़ेंगे. तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड लास्ट में फैक्ट्स एंड फिगर्स, एकदम इजी सा, कुछ बच गया होगा तो हम उसमें इंक्लूड कर देंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोडक्शन में जनरली मैटर क्या होता है, इसका परिभाषा अगर हम देखें तो इट ऑलवेज से कि समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास. ऑक्यूपाई स्पेस का क्या मतलब है कि वो कुछ जगह घेरेगा, जहाँ पर भी वो मौजूद है उसको कुछ स्पेस चाहिए, कुछ जगह चाहिए उसको रहने के लिए. एंड इट शुड हैव सम मास, और उसमें कुछ वजन भी होना चाहिए. नो मैटर उसमें चाहे 10⁻⁻19 ही क्यों ना हो, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर रहेगा और वो कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर घेरेगा. तो ये दो चीज़ें होती हैं मैटर के लिए. चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, ये भी हमने देखा है कि जब मैटर होता है उसकी 3 फेजेस होती है. ऐसे तो हम 4-5 और पढ़ते हैं, प्लाज्मा वगैरह, बट हम यहाँ पे एकदम बेसिक कंसेप्ट्स में अगर हम चले तो हम 3 फेजेस की बात करते हैं. ऑलराइट, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस, तो हम कौन सी टर्म को यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग. सिंपल, आपने देखा होगा रोज़मर्रा में फ्रिज से अगर आप कभी भी आइस क्यूब्स बाहर निकाल के रखते हो तो वो धीरे धीरे पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है, तो वो एक्चुअली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है. और अगर मुझे लिक्विड से वापस सॉलिड में जाना है तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग. सिंपल, फ्रिज में कोई भी चीज़ डाल दो फ्रीज हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, तो वो चीज़. अब आगे बढ़ते हैं. लिक्विड से अगर मुझे गैस में जाना है तो हम बोलते हैं इवेपोरेशन, या फिर एक और टर्म यूज़ करते हैं बॉइलिंग. राइट, तो लिक्विड से मुझे गैस में जाना है तो इसका भी एग्जांपल आपने देखा होगा, जब मम्मी लोग कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों पे बहुत ज़्यादा जैसे लिक्विड रहता है, तो वो सूरज की हीट से वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड से कन्वर्ट हो गया गैस में. तो इसको इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं और बॉइलिंग भी बोल सकते हैं. जब अपन पानी गर्म करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर चली जाती है. इसका रिवर्स देखते हैं. अगर मुझे गैस से लिक्विड में जाना है तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन. इसका एग्जांपल भी एक बार देख लेते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, घास के ऊपर चलते हैं, तो घास पे वो ओस होती है जिसको ड्यू बोलते हैं. तो वो क्या है, वो एक्चुअली गैस थी जो कि कूल होने के बाद में लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो उससे बोलते हैं कंडेंसेशन. एक और आपने बड़ा ही अच्छा सा एप्लीकेशन देखा होगा इसका कि कोई भी पेप्सी की बॉटल या ठंडी बॉटल फ्रिज से जस्ट निकाल के रखते हैं तो उसके ऊपर लिक्विड, मतलब कि जो वो बॉटल है उसके आजू बाजू पूरे सरफेस पे लिक्विड जमा होने लग जाता है, तो वो एक्चुअली गैस है जो कि कूल टेम्परेचर देख के लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. अब आ जाते हैं लास्ट, सॉलिड से मुझे सीधा गैस में जाना है तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन. मम्मी लोग कपूर की गोलियां रखते हैं वो पेटी वगैरह में कि कपड़ों पे कुछ वो लग ना जाए, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. वो जो कपूर की गोलियां होती हैं वो एक्चुअली में क्या है तो सॉलिड, वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में. लिक्विड
की स्थिति आती ही नहीं है, जो अवस्था है द्रव अवस्था जो है वो आती ही नहीं है, सीधा कन्वर्जन हो जाता है। और अगर मुझे गैस से सॉलिड में जाना है तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। तो ये छोटे छोटे टर्म्स थे जो हमें समझने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बोला हर चीज़ मैं टैबुलर फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी, उससे सारी चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? वॉल्यूम। इसमें डेफिनेट होती है, इसमें भी डेफिनेट है, बट इसमें इनडेफिनेट है। इसको समझते हैं। वॉल्यूम जैसे आप क्या समझते हो? आयतन, है ना। तो अगर कोई चीज़, कोई सॉलिड, अगर सपोज करो 1 kg का कुछ भी सॉलिड है तो उसका जितना वॉल्यूम रहेगा वो उतना ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिक्विड में भी क्या है, अगर 1 लीटर पानी है उसको आपने भले ही एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल दिया, लेकिन रहेगा वो 1 लीटर लिक्विड ही, राइट। लेकिन गैस में क्या होता है, इसका आयतन, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। इसका एग्जांपल, अगर मैं 1 लीटर गैस सपोज कीजिए इस रूम में अगर मैं डालती हूँ तो पूरे रूम का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, सब जगह पे वो मतलब चला जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ जाएगा। और इसी गैस को अगर मैं कॉम्प्रेस करके दबा के किसी सिलेंडर के अंदर अगर मैं उसको डालने की कोशिश करूँ तो अब उसका वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है कंडीशंस अप्लाई करने पे, लेकिन ये दोनों क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब? इसके काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पे किस रिस्पेक्ट में हम डिफ्यूजन की बात करें? डिफ्यूजन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे डिफ्यूज हो जाना, चले जाना या घुल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड में हम बोल रहे हैं कि इट कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ये भी क्या है? डिफ्यूजन इसमें भी होता है, लेकिन थोड़ा हायर, थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से। सॉलिड के कंपैरिजन में ये जल्दी से घुल जाता है। और गैस में क्या होता है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं चीज़ों को, है ना। जैसे कि NaCl, हमारा सॉल्ट या चीनी, ये क्या है? सॉलिड है। इसको मैं अगर पानी में डिफ्यूज़ करती हूँ, मतलब जो मेरा सॉलिड है NaCl, उसको मैं लिक्विड में अगर डालूंगी तो वो घुलेगा, ठीक है, जो भी उसकी स्पीड होगी। अगर मैं उसी पानी में एक लिक्विड, कोई भी जूस को अगर घोलना चाहती हूँ तो वो उस सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी घुलेगा, तो हायर हो गया डिफ्यूजन। और गैस ये तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि रैंडमली इसके जो मॉलिक्यूल्स है इधर उधर भागते ही रहते हैं हर टाइम, तो ये क्या होता है? बहुत जल्दी लिक्विड के अंदर या किसी में भी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कितनी एनर्जी है। एनर्जी मतलब हम इसको किस रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है, कितना मूव कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कम मूव कर रहे हैं तो कम है। तो सॉलिड में सबसे कम होगी, लिक्विड में मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, दोनों के बीच की परिस्थिति है ये, तो हर चीज़ बीच में होगी। और इसमें क्या होगी? सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेस मतलब कि उसको कितना हम दबा सकते हैं। तो सॉलिड को तो दबाया नहीं जा सकता, हमें पता है, वो ऑलरेडी बहुत कठोर सॉलिड होता है, हार्ड होता है, तो वो इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड क्या होता है? ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको भी नहीं दबा सकते। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हटा के हम क्या करें, हम टेम्परेचर बहुत कम कर दें और प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दें तो हम लिक्विड को सॉलिडिफाई कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस नॉर्मल अगर टेम्परेचर और प्रेशर है तो उसमें ये भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता। गैस हाईली कंप्रेसिबल, फर्स्ट में एग्जांपल दे दिया था, गैस सिलेंडर में अगर मुझे गैस भरनी है उसको मैं बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके भी उसको उसके अंदर डाल सकती हूँ। तो ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। रिजिडिटी एंड शेप। रिजिडिटी मतलब कितना वो रिजिड है, कितना हार्ड है, कितना सख्त या कठोर है। और शेप यानी उसका आकार। तो दोनों को मैंने एक में ही मर्ज कर दिया है। दे आर वेरी रिजिड एंड हार्ड, ये बड़े ही हार्ड होते हैं, हमें पता है मेटल्स सॉलिड्स तो हार्ड होती है। एंड डेफिनेट शेप, और उनका जो शेप है वो भी डेफिनेट हो। अगर एक लकड़ी का पट्टा रेक्टेंगुलर शेप में तो वो रेक्टेंगल में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लिक्विड्स क्या होते हैं? इससे थोड़े कम रिजिड होते हैं और इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, किसी भी आकार में इसको डालोगे वो उसमें ढल जाएगा। और गैस ये तो ना ही रिजिड होते हैं और ना ही इनका कोई शेप होता है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब टेंडेंसी टू फ्लो।
फ्लो करने की टेंडेंसी, वो कितना ज़्यादा फ्लो कर सकता है। तो सॉलिड ये तो फ्लो होते ही नहीं है, हम कभी भी आपने सॉलिड को फ्लो करते हुए देखा है? नहीं। लिक्विड्स, हाँ जी, ये बिल्कुल फ्लो होते हैं, पानी को आप ऐसे नीचे गिराओगे तो फ्लो करके आगे चला जाएगा। और गैस, ये तो सबसे ज़्यादा, ये तो फ्लो होते ही रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। डेंसिटी, डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा या जितना वॉल्यूम कम होगा, उतनी ज़्यादा डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती रहेगी, है ना। तो हम मास को पकड़ के चलते हैं। सॉलिड में सबसे ज़्यादा मास होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड में मास ठीक ठाक होता है, तो ये बीच की अवस्था, और इसमें सबसे कम डेंसिटी पाई जाती है, क्योंकि इसमें आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो गैस में होता है, इनडेफिनेट होता है। ओके, इंटर पार्टिकल स्पेस। अब स्पेस का मतलब है कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, उसके बीच में कितना स्पेस उपस्थित है, कितना गैप है ना। तो सॉलिड के अंदर जो गैप है वो काफ़ी कम पाया जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से। इसमें लिक्विड्स में क्या होते हैं, वो थोड़े से इधर उधर आपको दिख सकते हैं। तो स्पेस क्या होगा, थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा होगा। और गैस, इसके तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रैंडमली इधर उधर अरेंज होते हैं, तो इनका कोई भी फिक्स, मतलब ना ही इनका शेप, इसीलिए इनका शेप भी नहीं होता, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स हर जगह पे पड़े रहते हैं, इधर उधर रहते हैं। तो कोई इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस आपको दिखेगा, इसमें थोड़ा सा दिखेगा, और इसमें तो सबसे कम स्पेस दिखेगा आपको। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ये इससे जस्ट ऑपोजिट पॉइंट है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पास में इकट्ठा होकर रहेंगे, उतना ही उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें सबसे मैक्सिमम होगा, इसमें मॉडरेट होगा, और इसमें सबसे मिनिमम। बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इसमें। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अरेंजमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, पैक्ड इन डेफिनेट पैटर्न। इनका एक पैटर्न होता है, और सारे मॉलिक्यूल्स उसी पैटर्न में अच्छी तरीके से अरेंज होते हैं। ये थोड़े वीकली पैक्ड, इधर ही देख सकते हैं, थोड़े से इधर उधर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, और इनमें तो कुछ भी नहीं पाया जाता है, राइट। तो ये था हमारा डिफरेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब दो तरीके के सॉलिड्स हमने देखे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। इनका भी फटाफट से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हम समझ लेते हैं। शेप, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, डेफिनेट। डेफिनेट बोले तो फिक्स, एकदम कांस्टेंट, एक इसका आकार रहेगा, इसका शेप कुछ है जो फिक्स रहेगा। लेकिन अमॉर्फस में क्या है, इसका शेप फिक्स नहीं रहता, बदलता रहता है। ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसको थोड़ा समझते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या है। तो ऑर्डर मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, उसके बीच में ऑर्डर। अगर ये मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से अरेंज हो रखे हैं, तो ये लॉन्ग रेंज मतलब दूर तक, अगर हम दूर तक भी बात करें तो आपको वो मॉलिक्यूल इसी लाइन में ही दिखेंगे आपको। अगर वो यहाँ पर एक लाइन चल रही है मॉलिक्यूल्स की, तो दूर तक में भी वो लाइन बरकरार रहेगी मॉलिक्यूल्स की। लेकिन अमॉर्फस में क्या होती है, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज मतलब थोड़ी देर तक तो ये ठीक ठाक रहते हैं, बट फिर क्या होने लगता है, ऊपर नीचे रैंडमली इनका अरेंजमेंट होने लगता है, ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है। मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एंड नॉट शार्प। शार्प मतलब कि एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि अगर किसी भी सब्सटेंस का सपोज कीजिए मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है, तो वो थ्रू आउट हमेशा उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। लेकिन अमॉर्फस में क्योंकि शार्प नहीं है, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो फिक्स नहीं है ना। क्लीवेज, क्लीवेज यानी कि काटना। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटूंगी तो इट विल कट विथ स्मूथ सरफेस, यानी कि जैसे सपोज कीजिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको अगर मैंने काटा तो ये जो सरफेस है ये काफ़ी मुझे स्मूथली कटी हुई दिखेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, हैफिज़ड ऑर्डर में, इनका कोई ऑर्डर नहीं है अरेंजमेंट का, तो इसलिए जब भी इसको काटेंगे तो थोड़ा सा हमको रफ एजेस टाइप के हमको अमॉर्फस में दिखेंगे। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, पहले इसको समझते हैं। इंथैल्पी मतलब हीट बोल सकते हैं, है ना। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब कि एक से दूसरे में फ्यूज होना, जाना। इसको भी एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखिए H2O इन सॉलिड, इसको मैं चेंज कर रही हूँ
इन लिक्विड। तो सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में जा रही है तो उसमें फ्यूज़ हो रही है, उसमें परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस केस में क्या होता है, इसका जो इंथैल्पी चेंज है वो होता है हमारा 1.43 किलो कैलोरी। तो ये क्या है, डेफिनेट फिक्स है, 1.4 है तो 1.4 ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर फिक्स नहीं है, चेंज होगा। इट्स सेम लाइक जो हमने बात की थी ना यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट वाली, इसमें मेल्टिंग पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें फिक्स रहेगा, वैसे ही इसका फिक्स रहेगा, इसका ऊपर नीचे हो सकता है, गुंजाइश है मतलब चेंज होने की। नेचर, एनआइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी, ये थोड़ा हम समझते हैं क्या मतलब है। आइसो मतलब सेम, समान, है ना, तो हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, चारों दिशाओं में, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, आपको चारों दिशाओं में वो जो अमॉर्फस सॉलिड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भौतिक गुण है वो आपको समान दिखेंगे चारों दिशाओं में, लेकिन क्रिस्टलाइन में समान तरीके से आपको नहीं दिखेंगे, एनाइसोट्रोपी है ना, चेंज रहेगा, तो डिफरेंट फिजिकल हो जाएंगी प्रॉपर्टीज और इसमें सेम ही रहेंगी। ये थोड़ा आपको याद या फिर थोड़ा कंसेप्ट वाली चीज़ें समझनी पड़ेगी। नेम, क्रिस्टलाइन को हम जनरली ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। ट्रू सॉलिड्स क्यों बोल रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो भी सॉलिड के जो भी हमने गुण पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, ये सब इसके ऊपर लागू होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब इसके लिए है, इसलिए हम इसको ट्रू सॉलिड बोल रहे हैं। लेकिन सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ अमॉर्फस फॉलो नहीं करता, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो मतलब कि फॉल्स, झूठा, मतलब सही नहीं, ट्रू नहीं है। या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल बताती हूँ, जो भी हमारे ग्लासेस होते हैं ना, जो ग्लास कांच वगैरह हम लगाते हैं, वो हमें दिखने में तो लगते हैं सॉलिड, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। वो लिक्विड्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कूल किया जाता है, कूल करके उसको सॉलिडिफाई किया जाता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक घर था बहुत पुराना, उसकी जो खिड़कियाँ थी वो ग्लास की थी, तो बहुत सालों बाद देखा गया कि वो खिड़कियों के जो ग्लास है वो इस तरीके से होने लगा, मतलब कि वो लिक्विड है, सुपर कूल लिक्विड है, तो ऊपर से वो धीरे धीरे नीचे जमा होने लगा, तो उसका जो बेस है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया और ऊपर से पतला होने लग गया। तो इसीलिए ग्लासेस को हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, और वो अमॉर्फस के अंदर आया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी, इसमें लो होती है, इसमें हाई होती है। एनर्जी मतलब वही पार्टिकल्स का, आप देख सकते हैं इसमें पार्टिकल्स एकदम अरेंज, अच्छी तरीके से अरेंज हैं, तो इनको ज़्यादा मूव, मतलब फ्रीडम नहीं मिलेगी इनको ज़्यादा मूव करने के लिए, तो इसीलिए इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा बहुत इनके अंदर फ्रीडम है कि वो थोड़ा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जा सकते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। लास्ट में एग्जांपल्स देख लेते हैं, कॉपर, एजी सिल्वर, आयरन, NaCl, पोटेशियम एंड क्वार्ट्स। ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पर है क्वार्ट्स और यहाँ पर है क्वार्ट्स ग्लास। ग्लास आ गया तो ग्लास हमेशा अमॉर्फस होगा, और सिंपल सिर्फ क्वार्ट्स है तो वो क्रिस्टलाइन होगा। बाकी ये सारे जो भी एग्जांपल्स हैं ये सब क्रिस्टलाइन में आएंगे। इसमें ग्लास हो गया, रबर, प्लास्टिक्स, ये दिखने से ही पता चल रहा है कि जो प्लास्टिक्स और ये सब जो होंगे वो अमॉर्फस में होंगे। तो ये कंप्लीट हमारा डाटा है इसको लेके। अब आ जाते हैं सेकंड में, दो हमने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण समझे थे, एक तो था फिजिकल कंपोजिशन पे, सॉलिड लिक्विड गैस जो हमने पढ़ लिया, दूसरा है केमिकल कंपोजिशन जिसमें आते हैं हमारे ये सारी चीज़ें, ये सब हम पढ़ेंगे। तो मैटर को हमने कैसे किया है, प्योर में और मिक्सचर में। प्योर मतलब एकदम शुद्ध, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं। मिक्सचर, इसमें मिलावट होगी, दो से अधिक अगर हम चीज़ें मिक्स करेंगे तो उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। प्योर में हम पढ़ते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड, छोटा छोटा डिफरेंस है, इसको भी हम अच्छे से लेंगे। और इसमें आ जाता है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सॉल्यूशंस, मिक्सचर्स के अंदर ही हम पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सा एक आइडिया है जनरल। अब हम आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट से शुरुआत करते हैं। प्योर मैटर होता है ये एलिमेंट और कंपाउंड। पहले एलिमेंट ले लेते हैं, क्या होता है एलिमेंट, कांट बी डिवाइडेड बाय एनी प्रोसेस, इसको विभाजित या फिर इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको डिवाइड हम नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा क्या हम कर ही नहीं सकते। इट कांट बी डिवाइडेड बाय एनी प्रोसेस, प्रोसेस मतलब फिजिकल, केमिकल, कोई भी प्रोसेस लगा दो, एलिमेंट्स डिवाइड नहीं होते हैं। और ये कैसे होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम्स,
एक अगर एटम है, सपोज करो हाइड्रोजन, तो सारा हाइड्रोजन ही होगा तभी हम उसको एक एलिमेंट बोलेंगे। अगर उस हाइड्रोजन में एक भी ऑक्सीजन एटम आ गया तो फिर वो वाटर हो जाएगा और वो कंपाउंड में चला जाएगा, फिर वो एलिमेंट नहीं रहेगा। तो एलिमेंट की दो खास बातें क्या हैं कि वो डिवाइड नहीं किए जा सकते और वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल सेम एटम्स जो होते हैं उसी से ही एलिमेंट बनता है। टोटल 118 एलिमेंट अब तक पाए गए हैं, जिसमें 92 जो हैं वो तो नेचर प्राकृतिक रूप से हमको अर्थ क्रस्ट में या फिर एटमॉस्फेयर में दिखे हैं, और 26 जो हैं वो आर्टिफिशियली हमने लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने बनाए हैं। छोटा सा फिगर है, एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, आयरन, नाइट्रोजन, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल एटम उपस्थित होगा। ये भी 3 प्रकार के हो गए, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इसको भी हम आगे और देखेंगे। एक बार इस टेबल को मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो भी ब्लू कलर में आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सब हैं मेटल्स। इसमें तो नहीं, अच्छा ऐसे कर देते हो ना, ये है आपके सारे के सारे मेटल्स। तो आप देख सकते हैं मेटल्स कहाँ कहाँ पाए गए हैं, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी में भी कुछ मेटल्स हैं और एफ में भी कुछ मेटल्स आपको दिखेंगे। जो भी रेड कलर में है ये सब आपके हो गए नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ उपस्थित है, पी ब्लॉक में, और एक इकलौता हाइड्रोजन ऐसा है जो एस ब्लॉक में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पी एस ब्लॉक में जनरली तो सब मेटल्स है, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स हो गए पी में और एस में। उसके अलावा ये 7 है ग्रीन में, जिनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बेसिकली वही जैसे लिक्विड, सॉलिड और गैस के बीच में झूलता है, वैसे मेटलॉइड्स भी है जो वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के जो भी गुण होते हैं वो मेटलॉइड्स में पाए जाते हैं। ये नंबर में होते हैं 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं, फैक्ट्स क्या क्या हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स मतलब किसी भी चीज़ के साथ अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ दें, ऐड कर दें, कंबाइन कर दें, तो उसको हम बोल देंगे ऑक्साइड। तो मेटल्स के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल कोई भी ले लीजिए, जैसे लिथियम है ना, तो लिथियम ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। इनका मतलब ये बेसिक होते हैं। एम्फोटेरिक, एम्फो मतलब बोथ, दोनों। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड भी हो सकते हैं या बेस भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम तो बेस होते हैं इसमें, लेकिन कुछ कुछ जो है वो एम्फोटेरिक भी होते हैं। इसी का उल्टा, ये तो मेटल के लिए था, इसी का उल्टा अगर नॉन मेटल्स की बात करूं तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझते हैं, मेटल्स पॉजिटिव आयंस में आपको दिखेंगे, जैसे कि लिथियम है ना, लिथियम क्या करेगा, Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। होता क्या है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट जो शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अगर उसको ये बाहर निकाल देंगे तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल जाएगी। इसीलिए मेटल्स क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इजेक्ट आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं कटायन, तो पॉजिटिव आयंस में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी का उल्टा जो नॉन मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन हम सबको पता है, ये फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और F- यानी नेगेटिव आयन यानी कि अनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सिंपल टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके माइनस में चला जाता है और नोबल गैस की कन्फिग्रेशन पा लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है मेटल्स के केस में, और ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटल जो है वो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। मरकरी इज़ द ओनली मेटल इन लिक्विड स्टेट। मरकरी जो है वैसे तो ये मेटल है, मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा है जो कि द्रव यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन
ये है नॉन मेटल, लेकिन ये इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, लेकिन ये भी इट इज़ द ओनली नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये भी इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हो गए हमारे। अच्छा, ये वाला एक ये सिंपल सा ऐसा एक डायग्रामेटिकली बताया गया कि ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना है, 46%, सिलिकॉन हो गया 28%, ये सब छोटे 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 इतने हैं, इतना बहुत है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर आयरन और फिर कैल्शियम, इतना आपको अगर पता रहे, ये कुछ मतलब इनको बोलते हैं नंबर्स एंड फिगर्स, जो कि आपको एज इट इज़ रिमेंबर करने पड़ते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। अपीयरेंस यानी दिखने में किस प्रकार के दिखते हैं ये। तो जो मेटल्स हैं वो शाइनी, बड़े ही चमकीले, लश्चरस, है ना, चमकीले से दिखते हैं। ये डल हैं, डल मतलब एकदम मैट, एकदम इतना ज़्यादा इनमें शाइन आपको दिखेगा नहीं। हार्डनेस, क्योंकि मेटल है तो ये वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। और ये क्या होंगे, ब्रिटल मतलब कि इजीली टूट सकते हैं, मतलब हार्ड तो है बट ये आसानी से ब्रेक इनको किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। मेलिएबिलिटी, हाँ, मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ को हम कंप्रेस करके शीट के फॉर्म में अगर हम उसको लेके आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं कि वो चीज़ मेलेबल है। एग्जाम्पल के रूप पे जो एल्यूमिनियम फॉइल्स आती हैं, तो वो एक्चुअली एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, लेकिन उसको आपने एक फॉइल के फॉर्म में देख लिया, उसको हमने कंप्रेस करके एक शीट के फॉर्म में लेके आ गए, तो इसलिए उसको बोलते हैं मेलेबल। तो मेटल्स होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते, उनको नहीं कर सकते हम ऐसा, वो टूट जाएंगे। डक्टिलिटी मतलब किसी भी चीज़ को इस तरीके से कर दो कि वो एक वायर के फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। जैसे ये जितने भी आपने कॉपर वायर्स देखे होंगे, है ना, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी तार वार होते हैं वो सब मेटल्स होते हैं उसके अंदर, तो वो वायर के फॉर्म में आपको दिख सकती है। मेलिएबिलिटी यानी शीट के फॉर्म में, तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं। ये भी हीट कंडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों समान रूप से एक ही चीज, एक ही बातें हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाए तो वो उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नहीं पास करते। जैसे कि जो भी हम किचन में यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह देखते हैं, तो उसका जब भी हैंडल होता है वो नॉन मेटल होता है, ताकि हम आसानी से उसको पकड़ सकें। जो भी हीट है हमारे हाथ को वो हीट ना लग पाए, इसीलिए नॉन मेटल्स क्या होंगे, बैड कंडक्टर हो गए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और मेटल्स हो गए गुड कंडक्टर्स। स्टेट यानी अवस्था, ये होते हैं सॉलिड में पाए जाते हैं, ये जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में आपको दिख जाएंगे। और लास्ट है डेंसिटी, विच इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी कंपैरिजन थोड़ा सा कम होता है। चलिए, ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब आ जाते हैं, एलिमेंट का काम खत्म हो गया, अब आ जाते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड्स क्या होते हैं अच्छे से समझते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है वो बताती हूँ। ये भी प्योर वाले होते हैं। मैटर को हमने दो में डिवाइड किया था, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर में हमने किया था एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो ये प्योर है। मेड अप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, बाइंड करेंगे, तब हमारा कंपाउंड बनेगा। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, इट हैज़ टू बी प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो। इनका एक जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो फिक्स होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल H और O, इसका अगर मैं रेशियो लूँ 2:1 तो ये बनेगा H2O। तो ये तो हमने कंपाउंड सुना है, लेकिन अगर मैंने इसका रेशियो ले लिया, सपोज कीजिए 1:3, मतलब कि HO3, तो ये तो कभी देखा ही नहीं हमने, है तो हमने क्या बोला कि 2 एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, कंबाइन तो किया लेकिन डेफिनेट रेशियो में कंबाइन नहीं किया, तो इसलिए अब ये कंपाउंड नहीं है। तो डेफिनेट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल तरीके से हम इनको सेपरेट, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी है H2O, उसको हम फिजिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
और लास्ट है दे आर होमोजीनस सब्सटेंस। होमोजीनस को मैंने आगे और बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड तरीके से आगे समझाया है, अभी के लिए आपको बता देती हूँ। होमोजीनस मतलब कि जिसमें एक ही अवस्था पाई जाती है। होते दो चीज़ें हैं लेकिन अवस्था यानी फेज उनका एक ही होता है। ये बहुत अच्छे से घुले मिले होते हैं। आप इसको देख के ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर जो दो चीज़ें मिक्स हमने किया, आप देख के नहीं बता सकते कि ये है या ये है। जैसे पानी है, उसको आप देख के नहीं बता सकते कि उसमें हाइड्रोजन ये है या ये ऑक्सीजन है। तो ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं और ये एक ही फेज होता है, एक ही अवस्था इनकी होती है। ये हो गया कंपाउंड के बारे में। मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर क्या होता है, ये इम्प्योर मैटर होता है ना। मिक्सचर है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, तो प्योरिटी तो रही ही नहीं, राइट। दे आर मेड ऑफ 2 और मोर प्योर एलिमेंट्स, हमने बात कर ली। नॉट डेफिनेट रेशियो, इसका कोई फिक्स अनुपात नहीं है। किसी भी चीज़, जैसे पानी में अगर मैं चीनी घोल रही हूँ, मैं चाहे 1 ग्राम घोलूँ चाहे 10 ग्राम घोलूँ तो वो रहेगा तो मिक्सचर ही। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, इनको सेपरेट किया जा सकता है, इनको अलग अलग किया जा सकता है। इट कैन बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ये होमो भी हो सकते हैं, हेट्रो जस्ट ऑपोजिट। हेट्रो में मतलब आपको अलग से वो कण दिखाई दे देंगे कि इस पानी के अंदर से मिट्टी डाली मैंने तो मिट्टी के अलग से कण दिखेंगे, तो वो होमोजीनस नहीं हुआ। और इसमें अवस्थाएं फेजेस भी आपको 2 दिखेंगी, एक नहीं दिखेगी, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये दोनों तो आगे मैंने अच्छे से लिए हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड CO2, H2O, H2SO4, NH3 बहुत आपने देखे होंगे। एंड मिक्सचर के क्या एग्जाम्पल है, कुछ भी ले लो। एयर तो भाई सबसे बड़ा मिक्सचर है, इसमें आपको सारी तरीके की गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सब मिल जाएगी। ब्रास किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक का। कभी कभार पूछ लेते हैं कि जैसे कोई भी एलॉय का नाम, ये एलॉय है, कोई भी एलॉय का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि ये किस एलिमेंट का मिक्सचर है, तो ये कॉपर और जिंक का है। सॉइल, मिट्टी में बहुत मिक्सचर आपको दिख जाएंगे। मिल्क, पेंट, ग्लास, फूड, इंक, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये मैं खड़ी होती हूँ तो ये अपने आप ही पता नहीं पीछे से ऐसे हो जाता है। चलिए, कुछ 2 फैक्ट्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं। यूरिया एक कंपाउंड है, ये कुछ इस प्रकार का होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया है। तो इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, इसको लेबोरेटरी में इंसानों ने बनाया है। और किस इंसान ने बनाया है, वोलर ने, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन ये लोग पुट अप कर देते हैं, तो उसके लिए है ये। एंड एसिटिक एसिड क्या होती है, CH3COOH। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल मटीरियल। एक्सट्रैक्ट यानी निकाला गया, कहाँ से, नेचुरल मटेरियल, यानी कि प्राकृतिक रूप से इसको प्रकृति से निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। और किसने किया, कोलबे ने किया, साइंटिस्ट का नाम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अब इनका ऑब्वियसली बनता है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ना। फटाफट से, वैसे तो ज़्यादातर बातें हमने ले ली हैं, पहले एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं ना, इससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ये एक एलिमेंट है, कौन सा है, कॉपर। आपको दिख रहा है कॉपर की वायर है, इसमें सिर्फ कॉपर ही उपस्थित है, कॉपर के अलावा और कुछ भी मिक्स नहीं किया है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट। नेक्स्ट है कंपाउंड इधर लिखा है NaCl, तो सोडियम एक एलिमेंट, क्लोराइड एक एलिमेंट। सोडियम और क्लोराइड को मिक्स कर दिया एक सही रेशियो में, तो वो क्या बन गया, कंपाउंड। ये मिक्सचर है, यहाँ पे बहुत कैंडीज, जेलीज हैं अलग अलग कलर्स की, तो इनको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। चलिए इसके डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे कांट बी फिजिकली सेपरेटेड बट ओनली केमिकली, मतलब फिजिकली तो नहीं कर सकते, केमिकली ऑब्वियसली कोई तरीका होगा उसको सेपरेट करने का, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया या कुछ भी। मिक्सचर्स, इसको तो हम सेपरेट कर सकते हैं, इसी को देख लो, आप इसको एक एक करके हाथ से ही पिक करके इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो मिक्सचर सेपरेट हो सकते हैं फिजिकल मेथड से भी। ग्लिच आ गया थोड़ा, ओके। शो देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका खुद का एक प्रॉपर्टी, इनका जो गुण है वो ये दिखाते हैं, लेकिन मिक्सचर्स हैं ये नहीं दिखाते हैं। रेशियो ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड, हमने बात कर ली, रेशियो जो है किसी भी चीज़ को मिक्स करने का वो फिक्स रहेगा, इसमें फिक्स नहीं रहेगा। शार्प, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, नॉट शार्प। शार्प का मतलब हमने समझ लिया, शार्प मतलब कि फिक्स है,
20 है तो 20 है, 100 है तो 100 है, तो इसका फिक्स रहेगा क्योंकि कंपाउंड चाहे यहाँ पे मैं H2O बनाऊँ, मतलब यहाँ पे H2O यूज़ करूँ, चाहे कहीं और H2O यूज़ करूँ, रहेगा तो वो H2O ही, तो उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, समान रहेगा हर जगह पर। एनर्जी इज गिवन आउट और इन टू प्रिपेयर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब भी कंपाउंड्स हम बनाते हैं या जब वो बनते हैं तो या तो कुछ अमाउंट एनर्जी निकलेगी या कुछ अमाउंट एनर्जी ये लेगा, तभी ये बनता है। तो इसके अंदर एनर्जी का कुछ फ्लो रहेगा। आपने दो टाइप्स के पढ़े होंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर रिलीज होती है, बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी हमको चाहिए होती है। तो इसमें एनर्जी का गिव एंड टेक रहेगा, लेकिन इसमें नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कोई मतलब अब जैसे कि कैंडीज आपने मिक्स की, इसमें कोई एनर्जी लगी क्या, ना कोई एनर्जी बाहर निकली ना ही कुछ अंदर लिया, तो इसमें कोई एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होगा। दे आर ऑलवेज होमोजीनियस, एक फेज रहता है, घुला हुआ सा रहता है, पता नहीं कर सकते हम। और ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होते हैं। ये अभी हम शायद नेक्स्ट स्लाइड इसी की ही होगी। ओके, वी आर डन विद हाफ ऑफ द चैप्टर। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है आज के लेक्चर का वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। आ गया होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, समझ लेते हैं एक बारी एग्जाम्पल्स और सबके साथ में। कंपोजिशन, कंपोजिशन इसमें यूनिफॉर्म है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म। मतलब क्या है कंपोजिशन का, मतलब कि अगर मेरे पास ये होमोजेनियस मिक्सचर है तो इसके अंदर ये पूरी तरीके से घुला हुआ होगा, अच्छे से यूनिफॉर्मली, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इधर उधर नहीं होगा कहीं पे भी। ये नॉन यूनिफॉर्म, मतलब आपको कहीं पे ये दिख सकता है, कहीं पे नहीं दिख सकता है उसका कोई भी सब्सटेंस, तो इस तरीके से। इसी का सेम है पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो ये इवनली पाए जा रहे हैं आपको हर जगह। अगर मैंने पानी के अंदर NaCl मिक्स किया तो अब आप उसके जो NaCl के जो सॉल्ट के जो कण हैं वो आप ऐसे अलग से बता नहीं सकते, पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये देखो ये NaCl मुझे यहाँ दिख रहा है। वो एक पूरा एक घुला हुआ फेज बन जाएगा। और ये क्या है, अनइवन फेज अवस्था। इसमें एक ही अवस्था होगी, भले ही दो चीज़ें हम उसके अंदर पाई जा रही हैं पर अवस्था एक ही रहेगी, और इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा हो सकती है। फिजिकल सेपरेशन ऑफ फेजेस, क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली, केमिकली नहीं, तो इसको तो नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। साइजेस ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है इसीलिए इसको हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, पार्टिकल्स को देखने के लिए। इसके पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो हम आसानी से डिटेक्ट आउट कर पाते हैं कि हाँ ये है। स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये ज़रा कम स्टेबल होते हैं। स्थाई है ना। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन यानी कि मतलब कि घुलने की क्षमता, तो ये ये बहुत जल्दी से सॉल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वेराज ये लेस इसके कंपैरिजन में थोड़े कम, कई बार तो घुलते ही नहीं है। जैसे कि पानी और ऑयल है ना, तेल और पानी को अगर अपन करते हैं तो अपन को तेल तेल अलग दिखता है, पानी पानी अलग दिखता है, तो वो तो घुलते ही नहीं है बिल्कुल ही। पार्टिकल्स नॉट विजिबल, मोस्टली विजिबल, दिखते नहीं हैं, हम उसको देख नहीं सकते पार्टिकल्स को, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, और ये तो हम आंखों से ही देख सकते हैं इजीली। मैं पीछे खड़ी होती हूँ तो ये ऐसे हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इट इज़ सेम, इसमें सेम रहेगा कंपोनेंट का फीचर और इसमें डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रह सकता है। एग्जांपल्स, इसमें सारे जितने भी तरह के सॉल्यूशंस आते हैं, कोई भी सॉल्यूशन मिक्सचर होगा वो इसमें आएगा। और इसमें सस्पेंशंस, जैसे कि कोई भी आप सस्पेंशन ले लीजिए, पानी के अंदर जैसे आपने डाला, मड डाल दिया, कीचड़ डाल दिया, या फिर कोई भी इसके मिट्टी के कण डाल दे, तो वो क्या सस्पेंशन रहता है या नीचे धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाते, तो अलग हो जाते हैं, दिखने में ही वो नहीं घुलते। तो ये था हमारा होमो एंड हेट्रो। ऑल राइट, अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पर आए हैं। आज का जो हमारा लास्ट सब टॉपिक एक्चुअली मैटर का थोड़ा सा लंबा है बट इंटरेस्टिंग है बड़ा ही, क्योंकि मैंने इसमें डायग्राम्स वगैरह यूज़ करके समझाने की कोशिश की है, तो आपको आई होप मज़ा आएगा।
सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, अब हमने मिक्सचर्स पढ़ तो लिए, अब इनको सेपरेट कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो टोटल आपके सिलेबस में 11 टेक्निक्स है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्रिस्टलाइजेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्रिस्टल्स के रूप में सेपरेट आउट होते हैं, अलग होते हैं, है ना। कैसे होते हैं एक बार समझते हैं। डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, ये इसकी पहली कंडीशन हो गई कि जो सॉल्युबिलिटी यानी घुलना, तो कोई कंपाउंड जल्दी घुल जाता है, कोई थोड़ा लेट घुलता है, तो वो हम बेसिस रख रहे हैं, वो हम प्रिंसिपल रख रहे हैं अपने इस टेक्निक का, और उसकी मदद से हम सेपरेट आउट कर रहे हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है सेपरेशन का। मिक्सचर हमने लिया, उसको एक सूटेबल सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, वो पानी हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, बेंजीन, कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसको हमने गरम किया, गरम के बाद हमने उसको फिल्टर आउट कर दिया, फिल्टर के बाद हमने उसको कूल डाउन किया, यानी कि उसका टेम्परेचर हमने बहुत कम कर दिया। उसके बाद हमको प्योर सब्सटेंस क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएंगे। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये मेरा मिक्सचर है, कोई हमने पानी या कुछ भी इसको सोल्यूशन में हमने बना दिया। हमने नीचे से इसको गरम किया तो वेपर के फॉर्म में कुछ निकल गया है। फिर हमने इसको फिल्टर कर दिया, ये फिल्टर पेपर दिख रहा है आपको। फिल्टर आउट करने के बाद में फिल्टर पेपर में कुछ रह जाएंगे क्रिस्टल्स के फॉर्म में, और नीचे जो है वो हमें फिल्ट्रेट सोल्यूशन जो हमारा था वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ अलग हो गई और क्रिस्टल अलग हो गया। तो एक जो था कंटेनर जिसमें दोनों चीज़ें मिक्स रूप में थी, वो क्या हो गई, अलग अलग हो गई। और इसका बेसिस क्या है कि सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के अंदर। नेक्स्ट टेक्निक लेते हैं, टेक्निक नंबर 2, सब्लिमेशन। ये वर्ड हम जाना पहचाना है, हमने अभी पढ़ा। सब्लिमेशन बोले तो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। बीच में द्रव अवस्था लिक्विड फेज नहीं आता है। तो ये कैसे सेपरेट होता है, यूजफुल फॉर ओनली, लिमिटेशन है इसकी, सिर्फ किसके लिए ये इस्तेमाल होगा, विच शो टेंडेंसी टू सब्लाइम, जिसके अंदर सब्लिमेशन होता है सिर्फ उसी में ही ये किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, एकदम नेचुरल सी बात है। और सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड इनटू गैस। इसका प्रोसेस देखते हैं क्या है। मिक्सचर लिया हमने, उसको हीट किया, हीट करेंगे, जैसे उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, वो फटाफट से गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्लिमेट हो जाएगा, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में गैस में चला जाएगा। तो जो वेपर्स हैं, अब हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जैसे ये मेरा कोई सब्सटेंस है, इसको मैंने हीट किया, वेपर के फॉर्म में सब्लिमेशन हुआ। अब ये वेपर को हमने किसी और चीज़ में कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और फिर उस वेपर को हम क्या करेंगे, कूल डाउन, टेम्परेचर उसका कम करेंगे। कम करते ही कंडेंसेशन हो जाएगा उसका, टेम्परेचर कम करते ही, और वो हमको वेपर के फॉर्म में तो क्योंकि पॉसिबल नहीं है हमें वो सारी चीज़ इकट्ठा करना, तो या तो उसको लिक्विड या फिर गैस में, लिक्विड या फिर सॉलिड फेज में उसको लाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कम करके हम उसको कर सकते हैं। ये देखिए सब्लिमेशन, ये सॉलिड है, इधर चला गया तो सब्लिमेशन, वापस इधर आया तो डिपोजिशन। ये हमारा सॉलिड कुछ दिख रहा है आपको, और इसमें ये जो है ये भाप जैसा, ये क्या है, गैस है। एग्जाम्पल्स, हाँ जी, ये मुझे आपको बताना इंपॉर्टेंट है। ये सब टेक्निक्स तो ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा इनमें क्या पुटअप हो जाता है, सीधा का सीधा एग्जाम्पल दे देते हैं कि ये दो चीज़ें हैं, मुझे ये दो चीज़ें सेपरेट आउट करनी है, तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हो, क्योंकि टोटल 11 टेक्निक्स हैं। तो 11 टेक्निक में से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि उस पर कौन सी प्रॉपर्टी सूटेबल पड़ रही है, तो वो उसी टेक्निक से सेपरेट होगा। तो एग्जाम्पल पे खास ध्यान देना है। नैफ्थलीन, नैफ्थलीन वही कैम्फर भी बोलते हैं, कपूर की गोलियां जिसको बोलते हैं। नैफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा आपका ये, कैम्फर कपूर की गोलियां, आयोडीन जिसका वॉयलेट कलर का वेपर होता है, मर्क्यूरी एंड कॉपर सल्फेट। एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टेक्निक पे आ जाते हैं, इवेपोरेशन। सबसे सिंपल टेक्निक, कुछ भी नहीं है, कपड़े सुखाए, जो लिक्विड है वो उड़ गया वेपर के फॉर्म में बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ये चीज़ हो जाती है। तो इसकी कंडीशन देख लीजिए, डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। पता चला कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड्स है वो सेम है, तो वो तो इवेपोरेशन भी सेम ही हो जाएगा। तो हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसमें थोड़ा अंतर होना चाहिए।
यूज़फुल फॉर सॉल्युबल सॉलिड्स, ये उन्हीं के लिए अप्लाई किया जा सकता है जो कि जो सॉलिड्स आसानी से लिक्विड में घुले हुए हों, उन्हीं को ही हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है? मिक्सचर लिया, अलाउ द सॉल्वेंट टू वेपराइज, जैसे कि ये पानी है, इसको रख दो धूप के, उसमें वेपराइज हो जाएगा। लेफ्ट ओवर इज द कंपाउंड वी वांट, नीचे जो वेपर में गया वो तो निकल गया, सेपरेट आउट हो गया, जो नीचे जो हमारा कंपाउंड बचा वो हमारा प्योर हमको सब्सटेंस मिल जाएगा। एग्जाम्पल हो गया NaCl, NaCl मतलब वही समुद्र में से जैसे आप नमक निकालते हैं, तो वो ये वाला प्रोसेस फ्रॉम सी वाटर लिखा हुआ है, NaCl फ्रॉम सी वाटर, समुद्र से नमक निकालना। इवेपोरेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, एक और किया जाता है वो आ जाएगा। ओके, डिस्टिलेशन देखिएगा, डिस्टिलेशन टोटल 4 टाइप्स के हैं हमारे पास, 4 टाइप्स के डिस्टिलेशंस हैं, तो 4 टाइप्स के डिस्टिलेशंस का डिफरेंस पॉइंट हमें पिक करना इम्पॉर्टेंट है। तो समझते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्टिलेशन एक्चुअली में, ये देखो ये फिर से हो गया, डिस्टिलेशन एक्चुअली प्रोसेस क्या है, क्या होता है डिस्टिलेशन? सिंपल सा प्रोसेस है, पहले मैं प्रोसेस बता रही हूँ क्योंकि आगे डिस्टिलेशन हम 4 पढ़ेंगे तो सब में सेम प्रोसेस होगा, छोटा छोटा डिफरेंस होगा वो बताऊँगी। मिक्सचर लिया, उसको हीट किया, ये रहा मिक्सचर, ये मैंने हीट किया यहाँ से। वेपराइजेशन, इसके वेपर्स बनेंगे इस तरीके से। ट्रांसपोर्ट टू अनदर प्लेस, ये एक कंडेंसर है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का काम है कंडेंस कर देना जो वेपर है, क्योंकि वेपर को तो हम कर नहीं सकते उस काम, तो उस वेपर को हम क्या करेंगे, वापस से लिक्विड स्टेट में कूल करेंगे। तो ये कंडेंसर क्या काम करता है, हमारा जो वेपर है उसको वापस से लिक्विड में लाने की प्रक्रिया करता है। कूल डाउन, इसको हमने कूल किया कंडेंसेशन से, और जैसे ही कूल करेंगे लिक्विड बन जाएगा, तो लिक्विड के फॉर्म में ये दूसरी जगह पे हमको ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इस मिक्सचर में 2 चीज़ें थी, जिसमें से एक चीज़ इवेपोरेट नहीं, वेपर के फॉर्म में निकल के दूसरी जगह पे चली गई। अब important, purification of liquid mixtures which boils without decomposition, बिना सड़े गले कोई भी जो लिक्विड है जो बॉयल हो जाए उसके लिए ही ये टेक्निक काम कर सकते हैं। एंड देयर मस्ट बी अ सब्सटैंशियल गैप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 2 लिक्विड्स हमने लिए उन दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें थोड़ा गैप होना ज़रूरी है। अगर गैप नहीं होगा तो दोनों लिक्विड्स मतलब कौन सा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हम पता नहीं लगा पाएंगे, राइट। जैसे अगर सपोज कीजिए एक 50 डिग्री सेल्सियस पे होता है और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो हमको पता है कि जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी 50-70 डिग्री तक अगर टेम्परेचर लेके जाऊँगी, तो जो 50 पर ही बॉईल हो रहा था वो फटाफट से इधर आ जाएगा। तो इधर जो मेरा चीज़ है वो 50 डिग्री वाला कंपाउंड है और इधर जो है वो 100 डिग्री वाला है। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। ये है कॉमन डिस्टिलेशन। अब आ जाता है फ्रैक्शनल। प्रोसेस पूरा सेम है तो वापस रिपीट नहीं करूँगी, लिखा हुआ है वैसे फिर भी मैंने। ध्यान की बात क्या है, सेपरेशन ऑफ मिजिबल लिक्विड्स। मिजिबल मतलब जो पूरी तरीके से घुले हुए लिक्विड्स होते हैं, वो मतलब वो उनको घुला हुआ वो मतलब वो दोनों जो 2 लिक्विड्स हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो रखे हैं, उन्हीं लिक्विड्स के लिए हम ये काम कर सकते हैं। एंड मस्ट हैव नैरो गैप। नैरो मतलब बहुत कम गैप होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट का। कितना कम? 15 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब जैसे अगर एक का 50 है डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो दूसरे का लगभग 65 से तो कम होना चाहिए। इतना अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तभी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो नॉर्मल डिस्टिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। ये देखो सेम आपको चीज़ दिख रही है, गरम किया, वेपर के फॉर्म में इधर गया और इधर आ गया, सेम टू सेम, जस्ट 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो कि क्या है कि 15 डिग्री से कम दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, छठा आ गया, ये भी डिस्टिलेशन है बट ये स्टीम डिस्टिलेशन है। क्या है इसके अंदर चीज़ें समझते हैं। ये इनसॉल्युबल इन वाटर जो सब्सटेंस होते हैं उसके लिए होता है। इससे जस्ट पहले वाला हमने क्या पढ़ा था कि मिजिबल होने चाहिए, घुले हुए होने चाहिए, सॉल्युबल होने चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं। शुड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, एंड ऑफ कोर्स उसके पास
इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जब उसको हीट हम करें तो वो तो होगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, आगे डिस्टिलेशन ही नहीं होगा। तो मेन पॉइंट तो ये है अपना इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल एसीटोन, एसिटिल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल, एनिलीन। एक और है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ध्यान रखेंगे ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इससे भी होता है और एक आगे एक और प्रोसेस आएगा उसमें भी होगा, ठीक है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ये हमारा चौथा डिस्टिलेशन है, फाइनल डिस्टिलेशन है। ये अलग बात क्या बोल रहा है, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी कि प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं इस टेक्निक में। तो देखिए इसका एक और नाम है वैक्यूम डिस्टिलेशन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ये इसका एक कॉमन नाम हो गया। कभी कभार पूछ लेते हैं ना, सीधा ही डाल देंगे क्वेश्चन कि वैक्यूम डिस्टिलेशन किसका नाम है या किसको बोला जाता है, तो चारों डिस्टिलेशंस लिख के फिर इस तरीके से फॉर दोज लिक्विड्स विच डिकम्पोज बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज होने चाहिए, इसकी कंडीशन हो गई है। एंड एट रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर हम कम कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लिक्विड्स बॉयल एट लो टेम्परेचर। जनरली अगर सपोज करो कोई चीज़ 100 डिग्री पे बॉयल हो रही है, मुझे उससे 100 डिग्री तापमान देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो अब वो कितने पे बॉईल होगा, अब वो 100 से कम में होगा, शायद 95 पे हो जाए, चाहे 90 पे हो जाए। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ हमको, एडवांटेज ये हुआ कि ये हमारा समय बचाएगा, राइट, हमारी एनर्जी भी बचाएगा। जहाँ मुझे 100 डिग्री देना है वहाँ मुझे अब सिर्फ 90 देने पे काम चल जाएगा। तो ये इसका क्या हुआ, एक बहुत अच्छा एडवांटेज हुआ और ये इसको एक स्पेशल बनाता है। ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, क्रोमैटोग्राफी बड़ा ही प्यारी टेक्निक है ये। क्रोमा मीन्स कलर, हम कलर के फॉर्म में चीज़ों को सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें एक ऐसा सा थिन प्लेट होती है, ठीक है, एक थिन प्लेट होती है, उसको हम किसी रिक्वायर्ड सॉल्वेंट में डालते हैं और यहाँ पर हम उस मिक्सचर को इस तरीके से मतलब उसको ड्रॉप उस मिक्सचर का डाल देते हैं। तो जैसे ही वो सॉल्वेंट में आता है तो वो अलग अलग जो भी उस मिक्सचर में जो भी कलर्स होंगे उस कलर में वो अलग अलग तरीके से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो देखते हैं, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ, ये एडसॉर्प्शन है। एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन क्या होता है, ये एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ जब बाइंड होती है तो हम उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जब वो एब्जॉर्ब मतलब अंदर तक चला जाता है, बल्क में चला जाता है कोई चीज़, तो एब्जॉर्प्शन। तो ये एडसॉर्प्शन फिनोमेना है, सिर्फ ऊपर परत परत तक रहता है, अंदर नहीं जाता है। डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ एडसॉर्प्शन। इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया कि जो डिफरेंट कलर्स हैं वो अलग अलग उनकी स्पीड होती है एडसॉर्प्शन की, कोई पहले एडसॉर्ब कर देता है, कोई थोड़ा बाद में करता है। तो ये जो डिफरेंस है इसके ऊपर ये इसका प्रिंसिपल हो गया है। ऑन सूटेबल सॉर्बेंट, ये हमारा सॉर्बेंट है जिस पे ये टेक्निक काम कर रही है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मैंने बोला था एक ये पहले भी आया था, एक डिस्टिलेशन के अंदर टेक्निक में इसको सेपरेट कर सकते हैं और क्रोमैटोग्राफी में भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्ड डाइज आती हैं मार्केट में अलग अलग कलर्स की, तो उसके लिए ये हो सकता है। एंड पिगमेंट्स, प्लांट्स में और पिगमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनके भी कुछ अच्छे से कलर्स होते हैं, तो कलर्स के फॉर्म में इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। एटमोलिसिस, बड़ा सा कुछ दिख रहा है, एकदम बड़ा सा, पता नहीं क्या है, बहुत इजी टेक्निक है, कुछ भी आपको नहीं है, बस आपको याद रखना है कि गैसेस का जो मिक्सचर होता है, अब तक हम क्या पढ़े थे, लिक्विड लिक्विड या फिर सॉलिड लिक्विड, इनको सेपरेट करने के लिए ये एक लौती टेक्निक है जो गैसेस के मिक्सचर्स को सेपरेट करती है। इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, इन रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया था, डिफ्यूजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसफ़र होना। तो इसमें क्या होता है, जो गैसेस हैं, तो गैसेस में हम कैसे डिफरेंस निकालेंगे कि कौन सी गैस जल्दी से जा रही है और कौन सी थोड़ा लेट। तो इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जो गैस थोड़ी सी हैवी होगी, जिसका एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा भारी होगी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। और जो गैस जिसका
एटॉमिक नंबर थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा कम डिफ्यूज़ होगी, मतलब होगी बट थोड़ा कम रेट पे। तो ये रेट ऑफ डिफरेंस है, इस पे हमारा ये जो प्रिंसिपल है, इस पे ये पूरी की पूरी टेक्निक डिपेंड करती है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे तो मैंने एक लिखा है, बट अगर एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आता है जिसके अंदर आपको दो गैसेस दिख रही हैं, तो गैसेस में आपको एटमॉलिसिस पे टिक कर देना है। तो यूरेनियम लिया है, कौन कौन सा, एक 235 और एक 238 वाला। देखें नंबर में चेंज है, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो 35 है, ये 38 है, तो इसमें ऑफकोर्स ये बात है, ये थोड़ा भारी है तो इसका डिफ्यूजन थोड़ा कम होगा, उसका थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी होके वो निकल जाएगा और हमारा गैस का जो मिक्सचर है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिल्ट्रेशन, आप लोगों ने देखा होगा, वो आप लोग कॉफ़ी या फिर चाय वगैरह को छानते हैं तो वो एक्चुअली एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो फिल्ट्रेशन बेसिकली सॉलिड और लिक्विड दो को जब सेपरेट करते हैं तब हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। सो सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। याद रखिएगा डिस्टिलेशन में हम सब लिक्विड लिक्विड वाले कर रहे थे, ये क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड है, बाय अ मीडियम कॉल्ड फिल्टर पेपर। और इसमें हमें एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम फिल्टर पेपर बोलते हैं, जिसे आप छन्नी बोल सकते हैं, सीव बोल सकते हैं, ये सब इसके नाम हैं। तो इस तरीके का कोई फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर मतलब जो फिल्टर कर सके, है ना। The small size of liquid particles are passed by the filter, but the solid remains in the paper. जो भी हमारा solid है, जैसे चाय के अंदर जो भी चाय पत्ती है वो solid है तो वो ऊपर रह जाती है छन्नी में, और चाय के आ जाती है छन के नीचे आ जाती है। तो solid part filter paper पे रह जाता है और liquid आ जाता है नीचे। Example making of tea और coffee बता दिया मैंने। किडनीज़ के अंदर भी जो हमारी किडनीज़ हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है फिल्ट्रेशन के। इसमें भी हमारे जो भी मिक्सचर्स होते हैं उसको करने। डीकैंटेशन हमारा लास्ट है, ये पेशेंस बहुत अच्छी बात है आपने बरकरार रखी है, थोड़ा सा और रख लेते हैं। डीकैंटेशन समझ लेते हैं, ये भी फिल्ट्रेशन टाइप का ही है। इसमें भी हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट आउट करते हैं। डिफरेंस क्या है, फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, एक मीडियम हमको चाहिए सेपरेट करने के लिए। डीकैंटेशन में कोई फिल्टर पेपर, किसी भी अदर मीडियम की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। सबसे सिंपल एग्जांपल है, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें पानी और मिट्टी डाल दी। अब मुझे उस मिट्टी को मेरे पानी से अलग करना है, थोड़ी देर के लिए रख दो, मिट्टी नीचे जमा हो जाएगी क्योंकि उसका पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, हैवी है। और फिर हमको सिंपल क्या करना है, ऐसे करके उस जो पानी है वो तो पूरा का पूरा सेपरेट आउट हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, हमारा जो भी सॉलिड है वो। तो वापस लिक्विड फ्रॉम सॉलिड को सेपरेट करने के लिए, सिंस द सॉलिड हैज़ मोर डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसका भार ज़्यादा होता है, तो वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, और हमारा जो लिक्विड है, बॉटम ऑफ लिक्विड एज सेडिमेंट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, सेडिमेंट बोल देते हैं। स्लोली द लिक्विड इज पोर्ड यानी कि उसको गिराना, एंड द सेडिमेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, और जो सॉलिड है वो वहीं का वहीं रह जाता है, और जो मेरा लिक्विड है वो मैं पोर आउट कर देती हूँ पूरा का पूरा। एग्जाम्पल मड, कीचड़, सैंड एंड वाटर, पानी के अंदर अगर मिट्टी डाल दिया तो इस तरीके से, कोई ज़्यादा इसमें टेक्निक काम नहीं कर रही। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। आयोडीन इज़ दी ओनली हैलोजन विच सब्लाइम्स। हमारी जो भी हैलोजन फैमिली है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें जो आयोडीन है ये एक लौता है जो सब्लिमेशन शो करता है, सॉलिड से सीधा गैस में जाने की टेंडेंसी रखता है, और इसका मैंने आपको वेपर का कलर भी बताया था, पर्पल कलर का ये देता है। सिलिकन विच इज़ SI, ये एक एलिमेंट है, लेकिन सिलिका जो कि SiO2 है ये एक कंपाउंड है। एलिमेंट और कंपाउंड वाले कंसेप्ट आ गए। एलिमेंट मतलब कि जो सिर्फ एक जिसके अंदर एटम पाया जाता है, सेम एटम्स होते हैं। तो सिलिकन जो है ना, कार्बन फैमिली में आता है, तो सिलिकन इकलौता है तो ये एलिमेंट है, लेकिन सिलिकन के साथ हमने ऑक्सीजन को भी ऐड कर दिया एक फिक्स डेफिनेट रेशियो में, तो अब ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो कभी कभी कैसे क्वेश्चन आ जाता है सिलिका, अब आपको पता ही नहीं सिलिकन और सिलिका में डिफरेंस क्या है, तो फिर हम वहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं।
एलपीजी क्या है? ये मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? हाइड्रोकार्बन्स जैसे प्रोपेन, प्रोपीन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, ये सब नंबर ऑफ गैसेस हैं जो उसमें होती है। ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फटाफट याद करो, जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री से कम होना चाहिए, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो उसमें द सब्सटेंस विद हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो हमको पहले मिलेगी। कैसे मिलेगी? एक बार मैं ज़रा आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले पे डायग्राम के साथ बताने की कोशिश करती हूँ। ये रहा, ज़्यादा आगे आ गई मैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो कह रहा है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो मुझे पहले प्राप्त होगा मिक्सचर को सेपरेट करने में। कैसे? इसके अंदर तो सारा का सारा मिक्सचर है, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी से वेपर बन जाएगा, वेपर बनेगा फिर वो वापस से लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा और फिर जाके मुझे सेपरेट आउट होगा। लेकिन जो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, वो तो मुझे पहले ही सेपरेट आउट हो गया, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी आ गया। और जो वेपर के फॉर्म में बन रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है, वो मुझे थोड़ी देर बाद में प्राप्त होगा। हाँ जी, थैंक यू। अभी नहीं, हाँ ये हो गया। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सिंपल कोलॉइड सॉल्यूशंस को अगर मुझे प्यूरिफाई करना है तो डायलिसिस टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर वाला जो डिस्टिलेशन पॉइंट था, जब मैं प्रेशर कम कर देती हूँ तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? कम। याद आया वो वाला पॉइंट जिसके अंदर हम टाइम और एनर्जी सेव कर रहे हैं? तो प्रेशर रिड्यूस करके हम बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ओके तो ये था फैक्ट्स एंड फिगर्स। एंड फाइनली थैंकिंग यू ऑल फॉर ऑल ऑफ योर पेशेंस। आई होप आपको आज के कुछ कंसेप्ट्स समझ में आए होंगे। और अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद टॉपिक सेकेंड। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू वेरी वेरी सून एंड थैंक यू।